जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 22 भागों में से भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए। तो आइए सबसे पहले मौलिक अधिकार के इतिहास के बारे में जान लें। देखिए मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार सबसे पहले इसके बारे में बात कराची अधिवेशन में की गई थी। कराची अधिवेशन, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न कई बार आता है। कराची अधिवेशन 1931 में की गई थी और उस समय जब कराची अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सरदार पटेल। 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और इन्होंने ही सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में बातें की। तो कराची अधिवेशन से याद रखिएगा यह प्रश्न। देखिए मूल अधिकार जो है वो मानव का अधिकार है, मनुष्यों का अधिकार है, ठीक है ना। तो इसलिए जो मानव का अधिकार होता है उसे ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो मनुष्य के लिए अधिकार है ना, या अर्थात हमारे भारत के नागरिकों का ये एक बहुत ही पर्सनल राइट है, अधिकार है। इसलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस मौलिक अधिकार को याद करने के लिए थोड़ी आपको मैंने ट्रिक बनाया है। तो थोड़ा ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को आप देखिए। सबसे पहले एक नंबर को याद करेंगे 5 4 2 4 2 1। देखें 5 4 2 4 2 1, इनको आप याद रखेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है, मैंने इसको बनाया है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इसे आप ध्यान रखिए, बहुत ही काम आएगा, अभी आपको समझ में आएगा। पहले नंबर याद करें 5 4 2 4 2 1, ठीक है। ये नंबर 10 बार बोलेंगे, आपको याद होना चाहिए। 5 4 2 4 2 1 लगातार आप बोलिए, याद हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिए ई और एफ, इस ट्रिक वाले लाइन को याद रखना है। तो इसकी कहानी देखें। ई और एफ नाम के दो लड़के हैं और इन्होंने शोध किया है ना, शोध किया है कि शिक्षा जो है वो गरीबी से हटने का या गरीबी से निकलने का एक उपचार है, ठीक है। ई और एफ दो दोस्तों ने शोध किया कि शिक्षा जो है वो गरीबी से निकलने का एक उपचार है और ये सत्य भी है, शिक्षा ही एकमात्र उपचार है हमारे विद्यार्थी भाइयों को और सभी गरीबी को दूर हट करने के लिए। तो शिक्षा बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो ईएफ ने शोध किया शिक्षा उपचार है, ईएफ ने शोध किया शिक्षा उपचार है भाई। अब इसको याद के इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब क्या है। ई से आपका निकल जाएगा इक्वेलिटी, ठीक है ना, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी। एफ से आपका मतलब हो जाएगा फ्रीडम, फ्रीडम, ध्यान रखिएगा। इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार हो गया ये। अब फ्रीडम से हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। सो से हो गया शोषण का अधिकार। ध से हो गया धार्मिक अधिकार, ये आपका साइलेंट वर्ड है, किया ने भी साइलेंट वर्ड था। शिक्षा, शिक्षा से संबंधित अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार और ये उपचार, संवैधानिक उपचार। अब इसको यूज कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। अब मैंने अभी आपको एक नंबर याद कराया था, वह नंबर ये था कि 5 4 2 4 2 1। तो देखिए 5 4 2 4 2 1, तो 5 आएगा ई के लिए, अर्थात समानता से संबंधित 5 अनुच्छेद हैं। स्वतंत्रता, इसके लिए आएगा 4। स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित 4 अधिकार हैं। शोषण, तो शोषण से संबंधित 2 अधिकार हैं। तो 5 4 2 4, 4 अधिकार हैं। धार्मिक से संबंधित, धार्मिक है ना। शिक्षा से संबंधित, अब देखिए 5 4 2 4 2 अधिकार हैं शिक्षा संबंधित और 1 है संवैधानिक उपचार। अब इसे मैं थोड़ा विधिवत लिख देता हूँ। देखिए ई यानी कि इक्वलिटी के 5 अधिकार, फ्रीडम स्वतंत्रता के 4 अधिकार, शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का 4 अधिकार, ठीक है, शिक्षा से संबंधित 2 अधिकार और 1 अधिकार संवैधानिक उपचार। अब आप इसको कैसे जानेंगे, ये क्या है, आप थोड़ा भी अभी समझ नहीं पा रहे होंगे। तो देखिए अब ध्यान से समझिए। देखो भाई 5 अधिकार है ना, 5 अधिकार। तो जब भी आपसे पूछे कि समानता का अधिकार, इक्वलिटी, समानता का अधिकार का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो 14 है ना। इसको यहीं पे नीचे लिखता हूँ, देखिए 5 है
अब 5 है तो देखिए 5 कौन कौन सा है। 5 है आपका 14 है, 15 है, 16 है, 5 लेना है इसमें, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 18 है। ये सभी समानता का अधिकार से संबंधित है। अब फ्रीडम यानी स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार कितने हैं, तो 4 हैं। तो अगला 4 इससे संबंधित है, 19, 20, 21 और 22, ठीक है ना। अब आपसे पूछता है कभी कभी शोषण से संबंधित, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, तो इसके आगे 2 ले लीजिए, 23 और 24 वाला, यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण से संबंधित है। अब धार्मिक से संबंधित 4 हैं, तो इनको आप ले लें, 25, 26, 27, 28। ये सभी के सभी क्या हैं, धार्मिक से संबंधित अधिकार हैं। अब देखिए शिक्षा संबंधित 2 हैं, तो 2 हैं तो अगला 2 ले लें, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ठीक है ना। अब देखिए शिक्षा उपचार से संबंधित एक अधिकार है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, अनुच्छेद 32 को लेना है। तो देख रहे हैं आप, यही सीरीज आपको मिलने वाली है। तो यही पूरा मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है। तो आपको मैंने पहले ये पढ़ा दिया कि किस वाले सेक्शन से कौन कितने अनुच्छेद शामिल हैं। तो ये प्रश्न आपसे आता है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन शोषण से संबंधित अधिकार है, तो उसमें ऑप्शन बना देगा अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19। अब तो आप भूल जाते हैं कि किस में पढ़ा था मैंने। तो आपको ये ट्रिक बहुत ही काम करेगा कि ईएफ ने शोध किया शिक्षा ही उपचार है, ईएफ ने शोध किया शिक्षा उपचार है, 5 4 2 4 2 1। अब सारा लाइन से आप लिख लेंगे तो सारा अनुच्छेद आपको पता चल जाता है कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है ना। सारा अनुच्छेद आपको पता चल जाता है कौन किससे संबंधित है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ बातें अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार ये मनुष्य को उसके पैदा होने के तुरंत बाद से ही मिलने लगता है, इसलिए इसको नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आता है, इसलिए इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक अधिकार, इसीलिए इसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। ये किस देश से उधार लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया, यह प्रश्न पूछता है। तो याद रखिएगा यूएसए से यह लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। कई बार प्रश्न आता है, आप ध्यान रखेंगे यूएसए से, यानी कि अमेरिका से ये लिया गया है। अच्छा, आपसे कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है कि मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार, इसे क्या कभी कोर्ट में पेश किया जा सकता है ना। तो देखिए कुछ कंडीशन है, जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, अन्यथा नहीं दी जा सकती है। यह बात आपके अनुच्छेद 13 में कही गई है। देखिए आप अन्य किताबों में पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 14 से ही मौलिक अधिकार को पढ़ाना शुरू करते हैं, है ना, अनुच्छेद 14 से। लेकिन आप ध्यान रखें, मौलिक अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 12 से ही शुरू हो जाता है, 12 से 35 तक होता है। तो हम लोग अनुच्छेद 12 को जो एक बार ज़्यादा देख लें, अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है ना, राज्य की, ध्यान रखिएगा, परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। अब ये क्या दी है, इसमें क्या है, तो देखिए राज्य, यह वह राज्य नहीं है जो हम लोग का इस समय स्टेट होता है ना, ये वाला राज्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। राज्य अपने आप में एक हुकूमत वाली संस्था है, जैसे आपकी कोचिंग है, कोचिंग वह अपना एक राज्य है, ठीक है ना। कोचिंग जो है वह अपना एक राज्य है, वहाँ पे आपके सर जो हैं वो वहाँ पे अपना अधिकार जमा सकते हैं कि जो भी रूल वह बनाएंगे वही उनका राज्य होता है, ठीक है ना। वह अपने रूल से लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई बैंक है तो बैंक वाला अपने रूल से लेकर चलेगा कि पैसे निकालना है तो मास्क लगा के आइए, ठीक है ना, मास्क लगा के। अब यह रूल है, वहाँ का रूल बना रखा है। तो ये राज्य के हिसाब से परिभाषा दिया है कि अपना संगठन है, कोचिंग है, स्कूल है, ये अपना खुद में एक राज्य है। तो ऐसे जगहों पे मौलिक अधिकार के बारे में बातें की गई हैं। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है। अच्छा, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, ज़रा इन्हें समझें। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार को, है ना, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार का अल्पीकरण किया जा सकता है। अल्पीकरण यानी कि हमारे मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये अल्पीकरण क्या है, जैसे अनुच्छेद 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। अब बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे दें,
बात समझ में आ रही है? आप किसी को भी गाली दे देंगे और बाद में कहेंगे मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, तो आपने भी तो किसी अगले व्यक्ति की क्या किया है, उसके सामाजिक इज्जत पर कहीं ना कहीं आपने मजाक उड़ाया, उस पर लांछन डाला। तो गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे बोलने का अधिकार है, तो किसी एक इंसान को जिसे आप गाली दे रहे हैं उसे भी शांति से इज्जत से जीने का अधिकार है, तो उसके मौलिक अधिकार का आपने हनन किया। इस कारण से अनुच्छेद 13 लग जाएगा आपके ऊपर और कहेगा कि आपके मौलिक अधिकार का अल्पीकरण किया जा रहा है, कि आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को हनन नहीं करेंगे, उसे किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे। तो अनुच्छेद 13 आपसे कहता है, याद रखिएगा, यदि किसी और का मूल अधिकार हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, या फिर हमारे ही मूल अधिकार को किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के मूल अधिकार द्वारा मेरे मूल अधिकार पर हनन हो रहा है, मेरे मूल अधिकार प्रभावित हो रही हैं, तो उनके मूल अधिकार को अल्पीकरण किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 को आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि इसमें मूल अधिकार के अल्पीकरण के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम लोग अब आते हैं अनुच्छेद 14 से 35 तक। अनुच्छेद 12 और 13 मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण है। अनुच्छेद 14 में आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 14 देखिए, अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार से संबंधित है। तो अब हम लोग समानता के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। समानता के अधिकार, ठीक है। तो समानता के अधिकार के बारे में हम लोग चल रहे हैं पढ़ने, ध्यान दीजिएगा। समानता के अधिकार में सबसे पहला आता है अनुच्छेद 14। क्या आता है? अनुच्छेद 14। देखिए, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि यानी कि जो कानून बनाया गया है ना, विधि के समक्ष सब समान हैं, विधि के समक्ष सब समान हैं। तो अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विधि के सामने सब लोग समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक ठेला लगाने वाला आम इंसान हो। कानून के सामने सब के सब समान हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। विधि के समक्ष समानता की बात जो है वो अनुच्छेद 14 में कही गई है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। विधि के समक्ष समानता जो है ना, विधि के समक्ष समानता, ध्यान रखना है, ये जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से, ध्यान रखेंगे, प्रश्न आता है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है ना। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। लेकिन इसी अनुच्छेद में एक बात और कही है गई है कि विधि का समान संरक्षण भी होगा, विधि का समान संरक्षण भी होगा, है ना, संरक्षण। और ये बात कही गई है और ये ली गई है कहाँ से? यूएसए से, ध्यान रखिएगा। तो ये दो प्रश्न आपसे आता है, विधि का समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब विधि के समान संरक्षण ये शब्द कहाँ से ली गई हैं? तो यूएसए से। और ये दोनों के दोनों आपके अनुच्छेद 14 में है, ठीक है ना, दोनों को दोनों अनुच्छेद 14 में है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 15 पे। तो अनुच्छेद 15 को देखिए आप। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15। अब भाई अनुच्छेद 15 क्या है? तो देखिए, सरकारी स्थान आप जानते होंगे, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, ठीक है ना। भारतीय रेल है, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थान है। तो इन सार्वजनिक स्थानों पर ध्यान रखिएगा, जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि सार्वजनिक स्थान पर ये नहीं होना चाहिए कि ये मंदिर है और तुम क्षुद्र जाति के हो, देख रहे हैं, क्षुद्र जाति के, और यहाँ आ नहीं सकते। इसके अनुसार आप अनुच्छेद 15 क्या होगा? अनुच्छेद 15 का आप हनन कर रहे हैं किसी के मौलिक अधिकार का, और आपको कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कोई मंदिर है उसमें धर्म के नाते आप मुस्लिम को नहीं घुसने देंगे, या कोई मस्जिद है उसमें हिंदू को नहीं घुसने देंगे, तो आपको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा कटघरे में। लिंग के आधार पर आप कहीं किसी को रोक नहीं सकते हैं, जन्म स्थान के आधार पर आप कहीं किसी को रोक नहीं सकते हैं। ये नहीं कि आप जम्मू कश्मीर के हैं, उत्तर प्रदेश में आकर के राम मंदिर में कहाँ घुसेंगे, तो ये सब बात आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश भी आप लिख लें। वंश के आधार पर आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर किसी को रोकने घूमने पर रोक टोक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से रोका नहीं जा सकता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन इसी में एक्सपेक्शन भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। सरकार कहती है इसको भी थोड़ा पॉजिटिव सोच के किया जाएगा। पॉजिटिव सोच के मतलब जैसे कि आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर है ना, भारत पाकिस्तान या भारत चाइना बॉर्डर है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब इस चाइना बॉर्डर पर मान लीजिए भारतीय फ़ौज खड़ी है, भारतीय फ़ौज। तो यहाँ पे भारतीय फ़ौज में जो लड़के हैं है ना, लड़के, उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। अब ये कहा जाए कि आप कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लड़कियों को भी भेजिए, लड़कियों को भी। तो देखिए यहाँ पे ऐसा किया जाता है कि लड़के थोड़ा तेज़ तरार होते हैं, तो वहाँ पे केवल लड़कों को तैनात किया जाता है, लड़कियों को नहीं। तो इस तरह का भेदभाव किया जा सकता है। जहाँ पे देश हित के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद है तो वहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16 भी वही सेम है जैसे कह रहा था, जाति है, लिंग है ना, वंश है, जन्म स्थान है, जन्म स्थान। तो इन सब के आधार पर अब क्या कहेगा? अब कहेगा आपका जो लोक निर्वाचन होता है, लोक निर्वाचन अर्थात सरकारी नौकरी, ठीक है ना। लोक निर्वाचन का अर्थ होता है सरकारी नौकरी। तो जो सरकारी नौकरी होता है उसमें जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर अब भेदभाव नहीं करेंगे। यह नहीं कि तुम इस जाति के हो तुम इस नौकरी में नहीं आओगे, तुम इस लिंग के हो तुम इस नौकरी में नहीं हो सकते। देखिए अभी यूपीएससी एनडीए जो है ना, यूपीएससी एनडीए सीडीएस में भी महिलाओं के लिए स्पेशल खोल दिया गया है कि आप फार्म भर सकती हैं। तो इस तरीके का अब बातें सब सामने आ रहे हो। देखिए वंश के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, वंश के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए मैं ही हूँ और मेरा वंशज कोई रहा होगा पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने में, और वो हिंदुओं को मारने के लिए बंदूक उठाया होगा, चाहे बम बनाया होगा, अंग्रेज़ सरकार की नौकरी किया होगा। तो हम उस वंश के अगर हैं तो हमारे उस वंश के कारण हमको दरकिनार नहीं किया जाएगा, वंश के आधार पर हमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमें भी सरकारी नौकरी दी जाएगी, हमें भी सारी सुविधाएं सरकार की दी जाएगी, ठीक है ना। तो वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यही अनुच्छेद 16 में कहा गया है, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता कि हम तमिलनाडु से हैं तो उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते हैं, या तमिलनाडु के हम लुंगी पहन कर आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हमको भगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं से भी आप जन्म स्थान पर आपको रोक टोक नहीं हो सकता। अनुच्छेद 17 को हम लोग पढ़ते हैं अब। अनुच्छेद 17, देखिए अनुच्छेद 17 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 17, इसमें कहा गया है छुआछूत का अंत। छुआछूत, देखिए ये सब समानता को प्रकट कर रहा है कि आप समान हैं सबके सामने, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छुआछूत का अंत, इसको कई बार ऐसे भी लिखता अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। तो ये भी कई बार लिखता है। इसका मतलब ये है सब लोग समान है भाई, कोई इसमें छुआछूत वाला नहीं करेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ तुम क्षुद्र हो, ये तमाम बातें, ये तुम शूद्र हो क्या हो, तो इस तरीके का कोई बात नहीं होगी। सब लोग अब समान हैं, ये अनुच्छेद 17 में कहता है कि अब सब लोग समान हैं, सब लोग अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में आता है। अच्छा, अनुच्छेद 18, लास्ट अनुच्छेद की बात करते हैं हम लोग, समानता के अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यहाँ भी अब सब लोग समान हैं, कोई भी अब किसी प्रकार की उपाधि नहीं रखेगा। जैसे आपको याद है कि अंग्रेज़ों द्वारा सर की उपाधि दी जाती थी, नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, हाँ तो उपाधि दी जाती थी। ऐसे ही और भी तमाम बादशाह, सुल्तान हैं, इस तरीके का उपाधि मध्यकालीन इतिहास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सब उपाधि अब नहीं रहेगी, ना कोई बादशाह रहेगा ना कोई सुल्तान रहेगा, ठीक है। अब सब लोग समान नागरिक रहेंगे। तो यही चीज़ कहा गया है उपाधियों का अंत में, कि अब सभी उपाधियों का अंत कर दी जाती है, अब सब लोग बराबर हैं। बस कुछ पुरस्कार हैं जो
दी जाएं, जैसे भारत रत्न हो गया है ना, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, यही सब, लेकिन उसके लिए आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप नाम के आगे। तो ये सब बातें कही गई हैं यहाँ पर। और विदेशी अगर कोई पुरस्कार मिल रहा है तो उसको लेने जाने के लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, इसी अनुच्छेद में कहा गया है। कोई विदेशी पुरस्कार मिल रहा है आपको तो राष्ट्रपति से आप अनुमति लेकर फिर जा सकते हैं। तो देखिए, आपको मैंने ये सभी बातें को पढ़ाया, देख सकते हैं आप कि सबसे पहले मैंने आपको समानता से संबंधित हर एक चीज़ बताया कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है जो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। और आपको मैंने बताया अनुच्छेद 15 जो है वो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 16 आपसे कहा गया है कि जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर आप लोक निर्वाचन अर्थात सरकारी नौकरियों में भाग लेने से कोई आपको भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 कहता है छूत का अंत हो चुका है। और अनुच्छेद 18 जो है वह क्या कहता है कि उपाधियों का अंत है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका समानता के अधिकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगले वीडियो में मैं आपके इसके आगे के अनुच्छेदों को पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।